आप सब लोगों को मेरा प्रणाम। विजन की मंथली करंट अफेयर्स की सीरीज़ हम लोग चला रहे हैं। इसके अंदर हम लोग मई 2020 में एक वीडियो में बना चुका हूँ, उसमें पॉलिटी के सारे टॉपिक आ चुके हैं। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन स्टार्ट करेंगे। प्लीज़ डू नॉट स्किप दीज टॉपिक्स, सुपर इंपॉर्टेंट है। आप एक बार टाइटल फिर से देखो, मैंने पिछली वीडियो में बहुत फोकस किया था। इंटरनेशनल रिलेशन को गलती से भी मिस मत करना। इंडिया चाइना, इंडिया ताइवान, इंडिया नेपाल, गिलगित बल्तिस्तान, नॉन अलाइनमेंट, WHA, न्यू सिक्योरिटी लॉ इन हांगकॉन्ग, ओपन स्काइज, इतने अमेजिंग टॉपिक्स हैं ना। हालांकि इसमें इकॉनमी में भी अच्छे टॉपिक है, पर मैं अभी इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ा रहा हूँ तो बहुत ही खूबसूरत टॉपिक्स हैं। प्लीज़ 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 डू नॉट मिस दैम। मैंने मेंस के क्वेश्चन आपको दिखाए हैं इस टॉपिक के अंदर। ठीक है, अभी आपको दिखाऊंगा, आगे आप वीडियो देखते रहोगे ना, आपको दिखाई मैंने प्रॉपर इंडिया चाइना के ऊपर प्रीवियस ईयर में कितने क्वेश्चंस आ चुके हैं। मैंने आपको PDF खोल के दिखा रखी है आगे, आप उनको देखोगे, आपको समझ में आएगा टॉपिक में आगे प्रोसीड कैसे करना है। ठीक है, सो डू नॉट स्किप एनी ऑफ दिस टॉपिक प्लीज़। ठीक है, और बाकी टॉपिक्स के साथ इनका कनेक्शन बनते चलते हैं। आप उनको ऐसे मिस कर देते हो ना, फिर आप लोग को समझ में नहीं आती। कुछ लोग बोलते हैं इकॉनमी समझ में नहीं आती। अरे आप इकॉनमी के इतने टॉपिक्स को पढ़ना एक बार। ठीक है, इतने जो टॉपिक्स आए आपको इकॉनमी कितना % क्लियर हो जाएगा, आपको कोई आइडिया भी नहीं है। एक एनवायरनमेंट देखो, कितने अच्छे अच्छे टॉपिक्स आए हुए। गैस लीक हुआ था, साइक्लोन मैनेजमेंट, साइक्लोन आया तो साइक्लोन के ऊपर यहीं पे सब कुछ आ जाएगा। डॉल्फिन की ऑब्जर्वेटरी, बिहार वाला पूरा एरिया आ जाएगा। फॉरेस्ट के बारे में रिपोर्ट आ चुकी है। गैस लीक का है तो इकोसिस्टम की रिपोर्ट है। बायोडाइवर्सिटी के बारे में, लोकस अटैक, यही तो सब टॉपिक आते हैं मेंस के अंदर। मैं इस बार अब ये चीज़ नहीं स्टार्ट की मैंने इस सीरीज़ के साथ। मैं आप लोगों को मेंस के क्वेश्चन दिखाता हुआ चल रहा हूँ और बनाता हुआ चल रहा हूँ। जिसमें क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ क्वेश्चन कैसे बनेगा, उसी फॉर्मेट में आपको पढ़ा रहा हूँ मैं। प्लस में जिन लोगों को ना टेलीग्राम चैनल के ऊपर थोड़ी दिक्कत आ रही है सर्च करने में, एक्चुअली वो लिंक जो था ना वो बहुत पहले का था, वो मैंने रिवॉक कर दिया था। कुछ लोग जो थे ना वो सिर्फ प्रमोशन के लिए ऐड हो रहे थे, मैं उन सबको रिमूव कर देता हूँ। जो भी चैनल के ऊपर आके प्रमोशन करते हैं उनको मैं रिमूव कर देता हूँ। तो आप लोग जाइए वहाँ पे PDF देखिए। मैंने इस वीडियो के एंड में आपको पूरा टेलीग्राम को ओपन करके मैंने दिखा रखा है कि PDF कैसे सर्च करनी है। लोगों को PDF सर्च करने में दिक्कत हो रही है। आई डोंट अंडरस्टैंड इसमें कैसे प्रॉब्लम हो सकती है आप लोगों को। इट्स अ वेरी बेसिक थिंग। आपको एक सोशल मीडिया की ऐप यूज़ करने में दिक्कत आ रही है। तो मैंने इसी वीडियो के लास्ट में जाके, आप देखो मैंने आपको चैनल दिखा रखा है पूरा का पूरा वीडियो में, कहाँ से PDF खोलोगे वहाँ पे, इसके अलावा और कौन से सैम्पल आंसर्स की PDF पड़ी हुई है वहाँ पे, तो लास्ट में जाके देख लेना। ठीक है, अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं। 2.1 इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट। देखो, इंडिया और चाइना का जो डिस्प्यूट है ना, वो एक डायमेंशन से लिमिटेड नहीं है, बहुत सारे डायमेंशन में है। ठीक है, बॉर्डर के ऊपर डिस्प्यूट है, मिलिट्री से डिस्प्यूट है, इकोनॉमी में डिस्प्यूट है, कल्चर में डिस्प्यूट है, रिलीजन में डिस्प्यूट है, मैरीटाइम डिस्प्यूट है, पाकिस्तान के कलेक्शन के साथ डिस्प्यूट है, स्ट्रेटेजिक डिस्प्यूट है, ना जाने कितने डिस्प्यूट हैं। ठीक है, तो आप इतने बड़े टॉपिक को आप कैसे कवर करोगे? पता कैसे चलेगा कि यार किस टाइप की चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं? अभी तो ये चलो बॉर्डर के ऊपर डिस्प्यूट हो रहा है, 2017 में डोकलाम हो रहा था। अभी रिसेंटली इंडिया ने FDI पॉलिसी को अपडेट कर दिया, अपना पूरा का पूरा रेगुलर रूट से कर दिया, चाइना को ध्यान में रखते हुए किया है। ठीक है, और आजकल की बात चल रही बॉयकॉट चाइना के ऊपर बात चल रही है। तो कैसे पता चलेगा कि यार इस टाइप के टॉपिक के अंदर किस टाइप का मेरा मेंस का क्वेश्चन बनेगा? प्रीलिम्स आप कवर कर सकते हो ऐसे टॉपिक के अंदर, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन के टॉपिक में ना लोग बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन मेंस का क्वेश्चन कैसे बनेगा? तो एक बार के लिए मैं आपको क्या कर देता हूँ, मैं आपको प्रीवियस ईयर के इंडिया चाइना से कनेक्टेड जो भी क्वेश्चन आ चुके हैं ना, वो मैं आपको सारे प्रीलिम ये मेंस के सारे क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, मैंने आपको सबको बोला हुआ कि टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैंने एक PDF डाली हुई है, उसमें सारे के सारे मेंस के पेपर जो है ना कंपाइल कर रखे हैं। उसका बेनिफिट ये है कि वो ना एडिटेबल है, तो आप उसको जाके सर्च कर सकते हो। जैसे आप उसमें जाके चाइना लिखोगे ना, तो चाइना से रिलेटेड सारे के सारे आपको क्वेश्चन हाईलाइट होकर दिख जाएंगे। तो मैं वो आपको करके दिखाता हूँ। हम लोग 2 मिनट के अंदर पहले ये देख लेते हैं कि इंडिया चाइना से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन आए गए हैं अब तक। फिर हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि अच्छा ये पॉइंट मुझे इस टॉपिक में से उठाना है, ये पॉइंट मुझे इग्नोर करना है और मैं कर सकता हूँ। तो मैं आपको पहले वो क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ये जो PDF है ना, ये मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड की हुई है। आप लोग वहाँ जाकर इस PDF को यूज़ कर सकते हो। एक्चुअली पेपर्स तो क्रैक IAS की वेबसाइट पे ऑलरेडी हैं, लेकिन इंडिविजुअल अवेलेबल है। तो बस मैंने ये किया कि मैं अपने एक फ्रेंड की हेल्प से इन पेपर्स को अरेंज करवा लिया था। ठीक है, तो एक ही PDF के अंदर अरेंज हो गए। अब इसमें बेनिफिट कैसे होता है, देखो आप ऊपर गए, आपने इस PDF में सर्च करना है चाइना। ठीक है, हमारे पास रिजल्ट्स कितने आते हैं हम लोग देखते हैं, 1/3 5 ये इंक्रीज़ हो रहे हैं रिजल्ट्स। आप लोग यहाँ देखो तो यहाँ पे रिजल्ट्स इंक्रीज आते हैं। हाँ, 21 रिजल्ट्स हमारे पास आ चुके हैं चाइना को रिलेटेड। अब हम लोग देख लेते हैं किस किस टाइप के क्वेश्चंस आ चुके हैं। एक ही कॉन्फ्रंटेशन है, व्हाट आर द रीजंस ऑफ द रिसेंट डिप्लोमेटिक कन्फ्रंटेशन बिटवीन USE एंड चाइना। तो हमको इसका कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखो 2002 का हमारा क्वेश्चन आया हुआ है 150 वर्ड्स का। डिस्कस द मेजर इरिटेंट्स इन इंडो चाइना रिलेशंस एंड हाईलाइट द लेटेस्ट मूव्स टू ओवरकम दीज। एग्जैक्टली ये वाला क्वेश्चन अगर आज की डेट में आ जाए ना, 2002 में आया था, अभी आ जाएगा, तो इसमें आप कुछ भी लिख सकते हो। स्पेशली आप जो डिस्प्यूट चल रहा है, जो ट्रेड का डिस्प्यूट चल रहा है, RCEP में इंडिया ने चाइना के कारण पार्टिसिपेट नहीं किया है, सब लिख सकते हो, क्योंकि उसने क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ लिया भैया मेजर इरिटेंट्स क्या क्या चल रहे हैं इंडो चाइना के। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एक बार।
डिस्कस द रिसेंट ट्रेंड इन इंडियाज रिलेशन विद चाइना। ये देखो ये क्वेश्चन कब आया था, ये आया था 2003 में। 2002 में भी सिमिलर क्वेश्चन आया, 2003 में भी सिमिलर क्वेश्चन आया। और दिखाता हूँ आपको मैं। राइट अबाउट द फॉलोइंग आंसर 20 वर्ड्स के अंदर था ये, हालांकि 2005 का 20 वर्ड्स में था। इंडियंस इन चाइना, ठीक है। फिफ्थ में विद द ग्रैंड एक्सेस ऑफ इंडिया चाइना एंड रशिया चैलेंज द यूनिपोलर सुप्रीमेसी ऑफ द यूएस, ठीक है। चाइना, इंडिया, रशिया, RIC इनका ग्रुप भी होता है, ब्रिक्स में भी तीनों के तीनों होते हैं, और भी बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं जहाँ तीनों कंट्रीज बहुत कॉमन है। ये क्वेश्चन आया था हमारा 2005 में। देख रहे हो ना, हर साल कुछ ना कुछ। एक्सप्लेन द चाइना US टेक्सटाइल वॉर, इंडिया एंड चाइना स्ट्रेटेजी टू बूस्ट टाइज 2008 के अंदर आ चुका है। चाइनाज पीसफुल राइज डॉक्ट्रिन 2009 में आया था। देख रहे हो हर साल कोई ना कोई पेपर था। इवेल्युएट द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ ग्रेटर इकोनॉमिक कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना, ये कब आया था, ये भी 2009 में आया था। ये आया था हमारा 2010 में। क्या आया था, ब्रिंग आउट द FDI एंड एम्प्लॉयमेंट इम्प्लीकेशंस ऑफ चाइना बीइंग अ मैन्युफैक्चरिंग हब एंड इंडिया सर्विसेज हब। आज की मतलब 19 जून की जो मैंने वो कराई है ना आप लोगों को, डेली न्यूज़ इनसाइट की, जो चैनल के ऊपर अपलोडेड है, उसमें यही टॉपिक आया था कि हाउ कैन इंडिया नॉट बॉयकॉट चाइनीज़, ये भी जो भी हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं चाइना के अंदर, और मतलब उसमें इंडिया को नुकसान है फ़ायदा, ये पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। आगे देखते हैं एक बार हम लोग। ये नेक्स्ट हमारा किस में आया था, 2011 में आया था। मतलब हर साल कुछ ना कुछ है। ट्रेस द प्रोग्रेस ऑफ इंडियाज एफर्ट्स फॉर ए जॉइंट काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी विद चाइना, व्हाट आर द लाइकली इंप्लीकेशंस ऑफ द रिसेंट शिनजियांग वायलेंस ऑन दीज एफर्ट्स। 19 जून वाले ही डेली इनसाइट की न्यूज़ में मैंने आप लोगों को शिनजियांग प्रोविंस के जो उइगर मुस्लिम्स वाला परसिक्यूशन है उस पर बात की थी। इंडिया उसके ऊपर भी क्वेश्चन बहुत उठाता है, कभी कभी इनडायरेक्टली उठाता है, डायरेक्टली नहीं। 2012 में आया था। डू यू थिंक दैट चाइनाज एमरजेंस एज वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स ऑफ इंडिया हैड एडवर्सली अफेक्टेड द सेटलमेंट ऑफ द आउटस्टैंडिंग बॉर्डर प्रॉब्लम। यू सी हाउ ब्यूटीफुली दे आर फ्रेमिंग दिस क्वेश्चंस। और ये आया था हमारा 2012 में ही था ये भी। व्हाट आर द इंडिया स्टेक इन द साउथ चाइना सी। सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन, साउथ चाइना को लेकर इंडिया का क्या स्टैंड है। और ये आया था ट्रॉपिकल साइक्लोन को लेकर, ज्योग्राफी का 2014 में आया था। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर लार्जली कन्फाइंड टू साउथ चाइना सी, बे ऑफ बंगाल एंड गल्फ ऑफ मैक्सिको। और इस बार तो हमारा जो ट्रॉपिकल साइक्लोन था ना, ये इधर एम्फान भी आया था बे ऑफ बंगाल में, और निसर्ग आया था अरेबियन सी में। इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी आ चुका है कि भैया ये जो अरेबियन सी है यहाँ पर इतने साइक्लोन्स कम क्यों आते हैं। ये हमारा नेक्स्ट है 2014 में था एक और। विद रिस्पेक्ट टू साउथ चाइना सी मैरीटाइम टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स एंड राइजिंग टेंशन अफर्म द नीड फॉर सेफगार्डिंग मैरीटाइम सिक्योरिटी टू एंश्योर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड ओवरफ्लाइट थ्रू द रीजन। इन दिस कंटेक्स्ट डिस्कस द बायलेटरल इशूज बिटवीन इंडिया एंड चाइना। देखो साउथ चाइना सी और मैरीटाइम टेरिटोरियल डिस्प्यूट को लेकर यू सी हम लोग इस टॉपिक को पढ़ने वाले, हमको पता होना चाहिए भैया इंडिया चाइना के बीच क्या चल रहा है। कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं पहले भी, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। CPEC के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, ये हमारा आया था 2014 में। चाइना एंड पाकिस्तान हैव एंटर्ड एन एग्रीमेंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन इकोनॉमिक कॉरिडोर, व्हाट थ्रेट डज दिस पोज फॉर इंडिया सिक्योरिटी। डायरेक्ट क्वेश्चन पूरा का पूरा। ये हमारा 2016 में आया था। साउथ चाइना सी हैज़ अस्यूम्ड ग्रेट जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस इन द प्रेजेंट कंटेक्स्ट, कमेंट करो। 2017 में आता चाइना इज यूजिंग इट्स इकोनॉमिक रिलेशंस एंड पॉजिटिव ट्रेड सरप्लस एज टूल्स टू डेवलप पोटेंशियल मिलिट्री पावर स्टेटस इन एशिया। इन द लाइट ऑफ द स्टेटमेंट डिस्कस इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडिया एज हर नेबर। देखा इंडिया पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, डायरेक्ट ये पूछा जा रहा है। अब आपको मैं जो टॉपिक पढ़ाऊंगा ना, आपको समझ में आएगा हम लोग को क्या पढ़ना है। 9th ये वाला क्वेश्चन आया था 2018 में, कहाँ चला गया, हाँ। China Pakistan Economic Corridor is viewed as a cardinal subset of China's larger OBOR initiative, One Belt One Road. Give a brief description of CPEC and enumerate the reason why India has distanced itself from the. You see again direct question. और ये तो यही वाला हो गया। तो आप लोगों को देखने को मिला कि कितने सारे के सारे क्वेश्चन है जो डायरेक्ट पूछे गए इंडिया चाइना के ऊपर। तो क्या डोकलाम स्टैंड ऑफ 2017 में तो उसके ऊपर नहीं पूछा जा सकता? क्या इंडिया ने FDI पॉलिसी चेंज की, उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता? क्या रिसेंट जो डिस्प्यूट के ऊपर चल रहा है, इंडिया ने कहा कि वी विल बी गिविंग अ बेफिटिंग रिप्लाई टू द चाइनीज़, क्या इस पर सवाल नहीं बन सकता? बिल्कुल बन सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। करंट जो इरिटेटिंग सिचुएशन चल रही है इंडिया और चाइना के बीच में, उसके ऊपर कमेंट करो। ये PDF टेलीग्राम चैनल से कैसे डाउनलोड करनी है वो मैं आपको बिल्कुल लास्ट में इस वीडियो की बता दूंगा। लास्ट में जाके चेक कर लेना कि टेलीग्राम के ऊपर कैसे जाके सर्च करोगे। कुछ लोगों को इतना भी सर्च करना नहीं आता, तो कोई बात नहीं, मैं उनको वीडियो में दिखा देता हूँ टेलीग्राम के ऊपर कैसे जाके सर्च किया जाता है, ताकि आपको फाइनल PDF मिल जाए। ऐसे यूज़ किया करो यार इसको। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए मैं आपको दिखाता हूँ इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट। द बॉर्डर टेंशंस बिटवीन चाइना एंड इंडिया कम टू द फोरफ्रंट वंस अगेन फॉलोइंग द ऑनगोइंग स्टैंड ऑफ बिटवीन इंडिया एंड चाइना इन द नॉर्थ सिक्किम एंड लद्दाख रीजन। अब देखो ये जो न्यूज़ यहाँ पे दे रखी है ना, ये इन्होंने मई मंथ की दी है। ठीक है, मई के स्टार्टिंग में सुनने को मिला था कि थोड़ी थोड़ी मुठभेड़ हुई है, लेकिन वहाँ पे कुछ फैटलिटीज़ नहीं थी, यानी कि डेथ नहीं हुई थी। अभी जून के अंदर कुछ डेथ हुई है, तो जून की जो मैगजीन आई है ना, उसमें और दोबारा टॉपिक रिपीट होगा। सो प्लीज़ डू लिसन टू दैट एज वेल। ठीक है, आपको ये रिपीटेडली करोगे, नोट्स बनाने में थोड़ा लाइट फील करोगे, आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। आप लिखोगे, सोचोगे यार ये तो मुझे याद है, इसके बाद मैं क्यों लिखूँगा मैं।
ठीक है, अब मैं आपको ना पहले मैप दिखा देता हूँ। एक तो ये मैप है, उससे पहले आपको मैं इसका प्रॉपर मैप दिखाता हूँ, दूसरे टॉपिक में है, ताकि आपको समझ में आए कि हम लोग कहाँ पे बात करने वाले हैं। पहले तो आप लोग ये जान लीजिए, कुछ लोगों को ये नहीं पता होगा, जिनको पता है वो फिर से सुन लीजिए। इंडिया का ये जो जम्मू एंड कश्मीर का मैप है ना, पूरा का पूरा जितना भी है, हमारे पास कौन सा हिस्सा है? देखो ये जो ब्लू में दिख रहा है ना आपको, ये है लद्दाख, और ये जो येलो में दिख रहा है ये जम्मू कश्मीर। एक्चुअल में ये ब्लू और येलो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इतना ही हिस्सा है जम्मू एंड कश्मीर का। ऑरेंज वाला जो है ये अक्साई चीन है, ये 1962 के वॉर के बाद चाइना ने हड़प लिया था हमसे। और ये जो ग्रे आपको दिख रहा है ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है पूरा का पूरा। इसमें अपर रीजन जो है गिलगित बल्तिस्तान है, नीचे वाले रीजन को हम लोग डायरेक्टली पीओके के नाम से बोल देते हैं। ये जो रेड डॉट 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 लाइन दिख रही है ना आपको, यही है लाइन ऑफ कंट्रोल हमारी, ठीक है, इसे बोलते हैं LOC। और यहाँ पर ये जो ब्लू और ऑरेंज वाली जो जिसके ऊपर मैं रेड कलर का मार्क बना रहा हूँ अभी आपको, ये हमारी LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। प्लस ऊपर ये जो मेहंदी कलर का सा कुछ दिख रहा है ना आपको, ये एरिया वो था पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर था, इसको चाइना ने पाकिस्तान से ले लिया था। अब कैसे लिया? अच्छा एक चीज़ और बताता हूँ, इसी रीजन से चाइना एक वो बना रहा है, अपना पावर प्रोजेक्ट सेटअप कर रहा है यहाँ पर, तो इंडिया ने उसका अपोज किया है। प्लस इंडिया ने एक प्रोटेस्ट भी जताया था कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर उनको परमिशन मिल गई है कि वो जो जनरल इलेक्शंस करेंगे वहाँ के लिए। हालांकि ये वाली न्यूज़ हम इसी में पढ़ेंगे, तो मैं उसके बारे में अभी इतना नहीं बताता हूँ आपको। मैंने मैप दिखा दिया है, अब आप ये वाला मैप देखो। अब आपको बाउंड्री समझ में आ गई होगी ना, अब आप ये मैप देखो डिटेल में, ताकि हमारा जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे आपको सब समझ में आ जाए हम लोग क्या बात करने वाले हैं। ये हमारा अक्साई चीन हो गया, ये जो अपर रीजन हो गया ये भी हमारा चीन वाले पार्ट में आ गया, ठीक है। तो ये जब सर्कल कर रहा हूँ ना मैं, ये ग्रे कलर दिख रहा है, लाइट ग्रे, ये पूरा लद्दाख एरिया है। यहाँ पर है डेप्सांग, यहाँ पर है गलवान वैली। गलवान वैली में आपको पता है रिसेंटली कुछ फैटलिटीज़ हुई हैं, वो यहाँ पे हुआ है। ये एरिया हॉट स्प्रिंग है। ये है हमारा पैंगोंग लेक, जो आप लोगों ने 3 इडियट्स में देखा होगा ना, वो येलो स्कूटर वाला जो सीन है वो यहीं पे है पैंगोंग लेक के पास। ये जगह है चूमर, यहाँ पे हमारा चाइना। आपको अब समझ में आ गया। अगेन देखो ये जो लाइन में बना रहा हूँ ना, ड्रॉ कर रहा हूँ, ये है हमारी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और जितना भी ये ऑरेंज है पूरा का पूरा डिस्प्यूटेड एरिया है, ठीक है। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब हम चलते हैं न्यूज़ के ऊपर। मई के पहले सप्ताह के अंदर कुछ क्लैश हुए थे इंडियन और चाइनीज़ सोल्जर के बीच। कहाँ पर? उस टाइम हुए थे पैंगोंग एरिया के अंदर, ठीक है। रिसेंट वीक्स के अंदर चाइनीज़ सोल्जर्स ने LAC को क्रॉस किया है गलवान वैली के अंदर। दोनों जगह याद आई? पहले कहाँ हुआ था? पैंगोंग लेक के पास। फिर कहाँ पे हुआ है? गलवान वैली के पास, ठीक है। कुछ रिपोर्ट्स आई थी चाइनीज़ सोल्जर्स की कि वो इंडियन टेरिटरी में घुस गए हैं मल्टीपल लोकेशंस के साथ, ठीक है। और बहुत ही हाई लेवल टेंशन क्रिएट हो गई थी इसी कारण इंडिया और चाइना के बीच। अब हम देखते हैं इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट क्या चीज़ है। ये जो बॉर्डर डिस्प्यूट है इंडिया और चाइना का, ये क्लियरली डिमार्केटेड नहीं है। डिमार्केटेड का मतलब होता है इसकी बाउंड्री जो है वो क्लियरली फिक्स नहीं है। हम लोगों ने यहाँ पर वायरिंग वगैरह करके सेटअप नहीं कर रखा है प्रॉपरली, ठीक है। एक अज्यूम्ड बाउंड्री है, तो हम लोगों ने एक अनसेट अंडरस्टैंडिंग होती है कि इतना एरिया हमारा है, तुम वहाँ पे वहीं के वहीं अपनी पोस्ट लगा के रखो, हम इधर से देख रहे हैं हमको। अच्छा आप लोगों को याद होगा ना बजरंगी भाईजान मूवी में लास्ट में सलमान खान वो एक कोई नायवाल टाइप का कोई जगह पोस्ट, चेक पोस्ट का नाम लेते हैं, क्रॉस करके आते हैं। जनरली बॉर्डर्स के ऊपर ऐसे चेक पोस्ट होते हैं, लेकिन LAC का जो एरिया है ना, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चाइना के साइड, ऐसा हमारा कोई चेक पोस्ट नहीं बना हुआ है। वहाँ पे ओपन लैंड है वहाँ पर, तो हमको एक अनसेड अंडरस्टैंडिंग होती है कि ठीक है इतना एरिया वहाँ पे हम लोगों ने रोक रखा है, इतना उन्होंने रोक रखा है। इसी बात का फ़ायदा उठाकर चाइना आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है। LAC जो है ना वो डिमार्केशन है दैट सेपरेट करती है इंडिया कंट्रोल टेरिटरी को और चाइना की कंट्रोल टेरिटरी को। इंडिया कंसिडर करती है LAC की जो लेंथ है वो 3448 किलोमीटर की है, लेकिन चाइनीज़ कंसिडर करते हैं कि जो LAC की लेंथ है वो सिर्फ और सिर्फ 2000 किलोमीटर है। ऑब्वियस सी बात है, चाइना अपना ज़्यादा एरिया बताएगा, हमारा कम बताएगा। अब चाइना का डिस्प्यूट हर जगह पे, चाइना का हांगकांग के साथ डिस्प्यूट है, ताइवान के साथ डिस्प्यूट है, रशिया के साथ डिस्प्यूट है, न जाने किसके साथ डिस्प्यूट नहीं है। यूरोपियन कितनी कंट्रीज़ का, अभी रिसेंटली UK ने जो चाइना की वावे कंपनी होती है, आपको पता हो ना HUWAEI करके एक मोबाइल के एक डिजिटल ऐसे IT की कंपनी है, इसको वावे बोलते हैं, वावे प्रोनाउंसिएशन होता है वावे, ठीक है। तो वावे उनकी 5G टेक्नोलॉजी में कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहा था, UK ने मना कर दिया है। इंडिया के अभी भी उसमें वावे का चल रहा है। तो बस मैं एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको साथ में बताता जा रहा हूँ। LAC जो है वो 3 सेक्टर में डिवाइडेड है। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आपको कहीं डिस्प्यूट के बारे में लिखना होगा, आपको पता होना चाहिए LAC का 3 एरिया कौन से। पहला है वेस्टर्न सेक्टर लद्दाख, दूसरा है मिडिल सेक्टर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, तीसरा है ईस्टर्न सेक्टर अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। दोबारा बता रहा हूँ, 3 एरिया है, रिवाइज करते चलो साथ साथ। पहला बाउंड्री डिस्प्यूट कहाँ है? वेस्टर्न सेक्टर लद्दाख। अभी वेस्टर्न किसके अकॉर्डिंग? चाइना के अकॉर्डिंग वेस्टर्न है। मिडिल सेक्टर हमारे यहाँ पर देखें तो हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड। ईस्टर्न सेक्टर अब हमारे हिसाब से देखते हैं तो अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। आई होप तीनों सेक्टर के नाम याद हो गए, डिटेल में याद कर लेना बाद में। जो वेस्टर्न सेक्टर होता है उसको बोलते हैं जॉनसन लाइन। इसको प्रपोज किया था ब्रिटिशर्स ने 1860 में, जो एक्सटेंड होती है कुनलुन माउंटेन्स तक। अब कुनलुन माउंटेन्स कहाँ पर पड़ते हैं पता चल गया?
लद्दाख वाले एरिया के अंदर। पुट अक्साई चीन इन देन प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, तो उस समय पर अक्साई चीन को वहाँ का जो प्रिंसली स्टेट था जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर का, उसके अंडर डाल दिया गया था। इंडिया ने यूज़ किया था जॉनसन लाइन को और क्लेम किया था अक्साई चीन को कि हमारा है। चाइना ने कहा कि वो इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता है। इंस्टेड उन्होंने कहा कि जो मैकडोनल्ड लाइन है ना, जो अक्साई चीन को उनके अंदर उनके कंट्रोल में पुटअप करती है, चाइना उसको मानता है। तो इंडिया किसको मानता है? जॉनसन लाइन। तो चाइना किसको मानता है? मैकडोनल्ड लाइन को। ध्यान रहे। मिडिल सेक्टर की बात करते हैं, जब हम लोग हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में चले जाते हैं तो जो डिस्प्यूट है वो बहुत छोटा है, माइनर है, यानी कि वहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है इतनी हमको। यहाँ पर जो LAC है वो लीस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल है एक्सेप्ट फॉर द प्रिसाइज अलाइनमेंट टू बी फॉलोड इन द बराहोती प्लेन्स। आपके लिए प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? बराहोती प्लेन्स। बहुत छोटा डिस्प्यूट है, थोड़ी अलाइनमेंट की दिक्कत है। वो ये नहीं कह रहे कि हमारा ज़्यादा है कम है, वो कह रहे थोड़ा अलाइनमेंट का इशू है बस वहाँ पर। इंडिया और चाइना ने एक्सचेंज किए मैप्स और जिसके ऊपर दोनों ही कहीं ना कहीं बहुत हद तक एग्री भी करते हैं। तीसरी हमारा जो सेक्टर है डिस्प्यूटेड बाउंड्री, वो है ईस्टर्न सेक्टर में, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के अंदर। ठीक है, ये है मैकमोहन लाइन पे। तो इंडिया में आपको समझ में आ रहा है ना कहाँ कहाँ कौन से लाइन है। जॉनसन लाइन इंडिया मानता है, चाइना बोलता है मैकडोनल्ड लाइन को मानो। फिर हमारे अरुणाचल प्रदेश की साइड है मैकमोहन लाइन, वो अरुणाचल प्रदेश में। वो डिसाइड किया गया था 1914 की एक मीटिंग के अंदर, जिसमें चाइना के रिप्रेजेंटेटिव इंडिया के और तिब्बत के थे शिमला में। ठीक है, Though the Chinese representatives at the meeting initiated the agreement, they subsequently refused to accept it. The Tawang Tract claimed by China was taken over by India in 1991. चाइनीज़ रिप्रेजेंटेटिव्स ने ही इस एग्रीमेंट को इनिशिएट किया था, लेकिन फिर उन्होंने इसको एक्सेप्ट करने से खुद ही मना कर दिया। जो तवांग का जो एरिया है ना, उसको क्लेम किया था चाइना ने, लेकिन उसको 1951 में इंडिया ने अपना कर लिया। अब रीज़न, करंट स्टैंड ऑफ के रीज़न क्या है, फिलहाल जो रीज़न चल रहा है उसमें क्या है? देखो, इट इज़ ऑलवेज चैलेंजिंग ट्राइंग टू इंटरप्रेट चाइनाज इंटेंशंस, यानी कि चाइना की जो मंशा, इंटेंशन मतलब मंशा क्या है उस देश की, क्यों क्या चाहता है, क्यों ऐसी अजीबोगरीब हरकतें कर रहा होता है वो देश। उनको पता है कि पूरा का पूरा वर्ल्ड कोविड-19 को लेकर उनके ऊपर ब्लेम कर रहा है, लेकिन फिर वो साउथ चाइना सी में भी डिस्प्यूट स्टार्ट कर रहा है, इंडिया के साथ बॉर्डर पर डिस्प्यूट स्टार्ट कर रहा है, नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी को इन्फ्लुएंस करके बोल रहा है नेपाल को कि इंडिया के वालों के साथ छेड़खानी करो। वो सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल मीडिया का ध्यान बटा रहा है। समझ में आप बात समझ पा रहे हो ना? बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने ये बहुत सारे डिफरेंट रीजंस बताए इस चीज़ के कि करंट स्टैंड ऑफ के। उन्होंने कहा पहली चीज़ उन्होंने बताई है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अलोंग दी LAC, यानी कि इन द पास्ट डेकेड, पिछले दशक के अंदर भारत ने अपने वहाँ की जो पोजीशन है ना बॉर्डर के ऊपर, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए काम किया है। ठीक है, और इंडिया की जो प्रेजेंस है LAC के ऊपर, उसका कारण बताया गया है। इंडिया इज़ क्लोज टू कंटेम्पलेटिंग अ मेजर अपग्रेड ऑफ द बॉर्डर रोड्स। ध्यान रहे, मेजर अपग्रेड, जो बॉर्डर रोड्स है ना, इंडिया उनको अपग्रेड कर रहा है। वो पहले से बनी हुई हैं, भारत उनको रिनोवेट कर रहा है, टूटी फूटी हैं दोबारा बना रहा है। ठीक है, जिसके अंदर एक स्ट्रेटेजिक मिलिट्री यूज रोड है जो कनेक्ट करता है एयरफील्ड दौलत बेग ओल्डी को नदन टिप के ऊपर ऑफ द वेस्टर्न सेक्टर एंड विद द विलेजेस ऑफ शायोक एंड दरबुक टुवर्ड्स द साउथ। नर्दन के अंदर कौन सा है? DBO। साउथ के अंदर क्या है? शायोक एंड दबुक। इस रोड को कनेक्ट करता है, ये मिलिट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोड है। Completed in 2019, DSDBO रोड ग्रेटली फैसिलिटेट द लेटरल मूवमेंट ऑफ इंडियन फोर्सेज अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट, रिड्यूसिंग टाइम ट्रेवल 40%। यानी कि ये है हमारा DBO, ये नॉर्थ में है, और यहाँ नीचे कहीं हमारे होगा वहाँ पर DS। तो ये DS यानी कि दरबुक और शायोक, और DBO का मतलब क्या है? दौलत बेग ओल्डी। इन दोनों को जो रोड कनेक्ट करने के लिए इंडिया ने रिनोवेट किया 2019 के अंदर, वो भारत की मिलिट्री को एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक अप्रोच देता है, फैसिलिटेट करने में हेल्प करता है कि मिलिट्री के जो व्हीकल्स हैं उनका ईजी मूवमेंट हो जाए। यहाँ पर हमारा 40% समय बच जाता है। ठीक है, ये इंडिया ने वहाँ पे बोला है। इंडिया एक्सपेक्ट करता है कि जो कंप्लीट होगा नेटवर्क ऑफ फीडर रोड्स टू दी LAC बाय 2022। इंडिया ने बोला है कि भैया एक जो नेटवर्क बना रहे हैं ना वहाँ पर फीडर रोड्स का, जो मिलिट्री वगैरह के मूवमेंट के लिए प्लस लोकल्स के मूवमेंट के लिए, ये पूरा का पूरा नेटवर्क जो है 2022 तक खत्म होगा हमारा कंप्लीशन, अपग्रेड जो होगी रोड की। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ फीडर रोड कनेक्टिंग द LAC नियर द गलवान वैली विद द DSDB रोड वाज परहैप्स द फर्स्ट क्रिटिकल ट्रिगर। तो इस तरह के रोड का बनाना गलवान वैली के पास में, दिख रही है आपको गलवान वैली, यहीं पर है वो एरिया। तो इस एरिया के पास इस तरह के रोड का बनाना, ठीक है, इंडिया का, इसी चीज़ ने सबसे पहले इस चीज़ को ट्रिगर किया था। ये जो हमारा कॉन्फ्लिक्ट हुआ ना, इसको ट्रिगर इसी बात ने किया था। उसके बाद देखते हैं सेकंड, शेडो ऑफ द डोकलाम एपिसोड। इन द ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट करंट कन्फ्रंटेशन इज ऑल्सो एट्रीब्यूटेड टू द 2017 चाइना इंडिया स्टैंड ऑफ एट डोकलाम। प्रेजेंटली जो हो रहा है वहाँ पर वो बहुत हद तक इस बात को लेकर भी किया जा रहा है कि डोकलाम के अंदर भी एक इशू हुआ था, वहाँ पर भी स्टैंड ऑफ हुआ था, वहाँ पर भी सेटलमेंट हो गया था, लेकिन चाइना इज़ दैट टाइप ऑफ कंट्री जिनको चैन नहीं पड़ता है। तो
तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए चाइना ने फिर से एक इशू स्टार्ट करने की कोशिश की है। इंडिया की जो स्ट्रॉन्ग ऑपरेशन हैड प्रिवेंटेड चाइना फ्रॉम एक्सटेंडिंग अ ट्रैक इन द कंटेस्टेड एरिया एट द ट्रांजैक्शन ऑफ इंडिया चाइना भूटान। तो इंडिया चाइना भूटान के जो वो ट्रांजैक्शन के ऊपर सिक्किम में जो डोकलाम हुआ था, वहाँ पर इंडिया ने उसको बहुत स्ट्रांगली उसको अपोज किया था, जिस कारण चाइना वहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन कर रहा था उसको इंडिया ने एक्सटेंड नहीं होने दिया। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये भी बहुत बड़ा एक इशू है। चाइना का एक बहुत बड़ा थिंक टैंक है, उसका नाम है CICIR, इफ़ आई एम करेक्ट, हाँ CICIR ही है। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा क्लेम लगाया कि भैया आप, चाइना ने बोला कि अर्लियर भी प्रोटेस्ट किया था कि आप लोगों ने जो ये नई यूनियन टेरिटरी बनाई है ना लद्दाख वगैरह की और क्या कहते हैं जम्मू एंड कश्मीर की, तो चाइना ये बोल रहा है कि आप लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को चेंज करने की कोशिश कर रहे हो। आप इनको टेरिटरी बना के अब आप इसको सेंटर के पास पावर चलेगी, भाई यूनियन टेरिटरी में तो पावर सेंटर के पास चली जाती है ना। तो चाइना कह रहा है कि और स्टेट के तो आता ही नहीं है, जो बॉर्डर डिस्प्यूट होता है स्टेट के अंदर तो आता ही नहीं है। तो चाइना कह रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इनको डिमार्केट करके, जो बाइफर्केट करके जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख को और LAC के ऊपर कुछ ना कुछ चेंजेस करना चाहती है यूनिलेटरी, यानी कि अपनी तरफ से अकेले साइड से, बिना हमसे डिस्कस किए। Global backlash against China for mishandling of COVID-19. Though India has been cautious in its approach towards China, a general environment of distrust has cropped up. Recently, India also supported a resolution at WHO Assembly demanding a fair probe in the origin of coronavirus. पूरे विश्व के अंदर इस बात के ऊपर बहुत सारे मुद्दे उठ रहे हैं, बहुत सारी कंट्रीज अपोज कर रही हैं, UK, ऑस्ट्रेलिया, US, कि COVID-19 का जो रूट कोज है वो चाइना में है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए भी चाइना जो थोड़ा सा एग्रेसिव होने की कोशिश कर रहा है, लोगों का ध्यान भटका रहा है। इंडिया ने हालांकि बहुत ही कॉशियसली इस बात को लिया है। इंडिया उछलता नहीं है बेसिकली, आपको पता है, एक्सेप्ट फॉर पाकिस्तान इंडिया इतना उछलता नहीं है। इंडिया सबके साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन करके रखता है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैं भारतीय हूँ और आप सुनने वाले आप भी भारतीय हैं, ये सच्चाई है यार हमारे देश की। दिस इज़ द रियल स्पिरिट ऑफ आवर कंट्री। हम लोग हर किसी के ना जाके टांग वांग अड़ाना, हर किसी के प्रॉब्लम, हर किसी के अच्छे के अंदर बेड़े के अंदर उंगली देना हमारा काम है ही नहीं। और रिसेंटली इंडिया ने जो वर्ल्ड हेल्थ की असेंबली हुई थी उसमें ये डिमांड की थी, बाकी कंट्रीज़ का सपोर्ट किया था कि हाँ एक बहुत ही फेयर एंड फाइन प्रोब होना चाहिए कि कोरोना वायरस का ओरिजिन क्या है। तो इंडिया ने बोला था कि हाँ बिल्कुल होना चाहिए। प्रेजेंट चाइनीज एग्रेशन ने कोइंसाइड किया इंडियाज एज्यूमिंग अ लीडरशिप रोल एट द WHO हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बाय टेकिंग ओवर द चेयर। डॉक्टर हर्षवर्धन रिसेंटली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैनशिप इंडिया के पास आई, उनको मिली है। तो इंडिया ने एज्यूम किया है कि ये जो लीडरशिप रोल है ना WHO के अंदर, इसका इंडिया फ़ायदा उठाएगा, इसलिए वो थोड़ा सा एग्रेशन वहाँ से दिखा रहे हैं हमको। दे आर ट्राइंग टू स्केयर अस, डराने की कोशिश कर रहे हैं। As the head of 34-member executive board, Indian nominee will have considerable weight in administrative decisions and policies. Will have नहीं होना चाहिए, पुराना डेटा है, उसके बाद अपडेट हो चुका है, तो ये मैं बता देता हूँ। है इंडिया के पास। अब देखो WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन होने के बाद ऑब्वियस सी बात है, चेयरमैन का तो बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है ना, वेट होता है उनका, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन क्या होंगे, पॉलिसीज़ क्या होंगी, ठीक है, विच इज़ ऑलरेडी बीइंग क्रिटिसाइज फॉर पुअर हैंडलिंग ऑफ COVID-19 अंडर चाइनीज इन्फ्लुएंस। चाइना के इन्फ्लुएंस के मुताबिक WHO को पहले ही बहुत क्रिटिसिज्म मिल रहा है। तो उसी ऐसे मौके पर WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के अंदर इंडिया के एक मिनिस्टर का उसका चेयरमैनशिप मिल जाना, चाइना को थोड़ा सा लग रहा है कि पता नहीं इंडिया अब इसका कैसे यूज़ करेगा। ठीक है, ये ऊपर वाला जो बॉक्स है ना, बॉर्डर डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म, इसको मैं आता हूँ वही पढ़ाते हैं। पहले हम लोग ये 2 पॉइंट और कवर कर लेते हैं नीचे वाले, साइंस ऑफ न्यू चाइनीज अग्रेसिवनेस और ग्रोइंग इंडिया US bonhomie. Along the Sino-Indian border is one of the elements of China's new adventures, including the new security law Beijing has enacted to control Hong Kong, the enunciation of new administrative structures in South China Sea, new language of Taiwanese reunification used during May 2020 National People's Congress planning say in Beijing. सिंपल सी बात है भैया, इस चाइना के जो है अग्रेसिव है तो हर जगह देखने को मिल रहा है, हांगकांग में दिख रहा है, ताइवान में दिख रहा है, साउथ चाइना सी में दिख रहा है। उसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर चाइना इंडिया के ऊपर भी एक एग्रेसिवनेस दिखा रहा है। प्लस में शिनजियांग प्रोविंस के अंदर चाइना जो है उइगुर मुस्लिम्स को अराउंड 1 मिलियन के आसपास, UN का डेटा कहता है कि 1 मिलियन 10 लाख के आसपास उइगुर मुस्लिम्स को डिटेन करके रखा हुआ है। तो चाइना हर तरीके से एग्रेसिवनेस दिखा रहा है कि वो शिनजियांग प्रोविंस जो है वो लद्दाख के पास पड़ता है, बिल्कुल ऊपर लद्दाख के ऊपर रीजन में, चाइना के नॉर्थ वेस्ट रीजन में पड़ता है, और वो चाइना का सबसे बिगेस्ट प्रोविंस भी है। आज की जो न्यूज़ पढ़ोगे उसमें वही न्यूज़ मैंने पढ़ाई थी इनसाइड की डेली न्यूज़ के अंदर, आपको समझ में आ जाएगा। तो चाइना हर तरीके से अपना एग्रेसिवनेस दिखा रहा है हर जगह पर। प्लस ग्रोइंग इंडिया US bonhomie, कुछ रिसेंट फ्यू ईयर्स में इंडिया का जो मूव है वो US इंक्लाइंड है। ऑन दी अदर हैंड चाइना एंगेज्ड है US के साथ एक ट्रेड वॉर के अंदर,
ठीक है। और यूएस के द्वारा कुछ लगाए गए सैंक्शंस जो हैं उनको भी फेस कर रहा है, प्लस यूएस अपोज कर रहा है चाइना के हर एक मूव को साउथ चाइना सी के अंदर, हांगकांग में और कोविड-19 को लेकर। तो चाइना इसलिए भी थोड़ा सा वो है कि यार ये इंडिया का जो इंक्लिनेशन है वो यूएस की तरफ ज़्यादा है, तो इंडिया को कुछ तो दिख रहा, एग्रेसिवनेस दिखाओ। अब बॉर्डर डिस्प्यूट को सेटल करने के मैकेनिज्म की अगर हम बात करते हैं तो वो थोड़े क्या क्या, थोड़ा सा नज़र मार लेते हैं। एक 5 एग्रीमेंट हुए थे, उनकी एक सीरीज़ है इंडिया और चाइना के बीच, ठीक है। जो भी डिस्प्यूट हमारे एलएसी को लेकर हुए हैं, ध्यान रहे ये 5 जो एग्रीमेंट है ये एलएसी को लेकर हैं, बाकी डिस्प्यूट्स होते हैं उनके बारे में नहीं बात की जा रही है अभी। 1993, 1996, 2005, 2012, 2013, क्या ये आपको याद होने चाहिए? बिल्कुल याद होने चाहिए आपको। ये 5 डेट्स तो आपको एटलीस्ट प्रीलिम्स के लिए तो याद होनी ही चाहिए। हु नोस किस फॉर्म में पूछ लिया जाए। तो 1993 का जो एग्रीमेंट है वो है ऑन द मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अलोंग द एलएसी। 1996 का जो एग्रीमेंट है वो है एग्रीमेंट ऑन द कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन द मिलिट्री फील्ड अलोंग द एलएसी। 2005 में क्या था? प्रोटोकॉल ऑन द मोडालिटीज ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन द मिलिट्री फील्ड अलोंग द एलएसी। Agreement on the establishment of a working mechanism for consultation and coordination on India-China border affairs, border defense cooperative management। ये जो एग्रीमेंट्स है ना, एक मॉडल्स ऑपरेंडी प्रोवाइड करते हैं। मॉडल्स ऑपरेंडी का मतलब होता है ए सिस्टम टू वर्क, अ प्रोसेस, अ वे, मेथड, ठीक है, फॉर द डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट एट द मिलिट्री एंड पॉलिटिकल लेवल एज वेल एज सेट ऑफ स्टेटस क्वो कमिटमेंट्स बोथ साइड्स कैन रिटर्न इन केस ऑफ एस्केलेशन। स्टेटस क्वो का मतलब होता है कि जो करंट सिचुएशन चल रही है उसको वहीं की वहीं वैसा का वैसा देख लेना, ठीक है। हम लोगों ने बॉर्डर डिस्प्यूट सेटल मैकेनिज्म देख लिया। अब हम चलते हैं व्हाई अ फुल ब्लॉन सीनो इंडियन वॉर इज़ अनलाइकली। कहने का मतलब है कि क्या इंडिया, और मतलब ये बोलना चाह रहा है कि भैया इंडिया और चाइना का एक फुल ब्लॉन लेवल, फुल पूरा का पूरा एक लेवल का मतलब पूरी की पूरी इंडियन मिलिट्री इन्वॉल्व, पूरी की पूरी चाइनीज़ मिलिट्री इन्वॉल्व, ये क्यों नहीं हो सकता? एक बड़ा वॉर क्यों नहीं हो सकता दोनों के बीच में? उसके कुछ रीजंस दिए इन्होंने। नेचर ऑफ द डिस्प्यूट एंड द लैक ऑफ आइडियोलॉजिकल फंडामेंटलिज्म। जिस तरह के हमारे डिस्प्यूट, हमारे जो मतभेद हैं, ठीक है, हमारे जो कलेश हैं दोनों कंट्रीज़ के आपस में, उनमें कुछ उनकी नेचर किस टाइप की है, जैसे वो कहना चाह रहे हैं यहाँ पर इंडिया एंड चाइना डू नॉट सी ईच अदर थ्रू एन आइडियोलॉजिकल लेंस। दोनों एक दूसरे की आइडियोलॉजी के ऊपर कभी क्वेश्चन नहीं करते दिखाई देते हैं इतने, ठीक है। दिस इज़ अनलाइक हाउ यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना सी ईच अदर। मतलब कि यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना की बात करते हैं तो दोनों ही गवर्नमेंट्स वहाँ पर एक दूसरे की आइडियोलॉजी को भी क्वेश्चन करती हुई दिखाई देती हैं। Chinese Communist Party regime is not perceived to be antithetical to India's democratic character। चाइना के अंदर जो कम्युनिज्म है वो इंडिया का जो डेमोक्रेटिक ऑटोनॉमी है उसको क्वेश्चन नहीं करता है कि इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी क्यों है, ये गलत है, सही है। उनको इस बात से कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी ऐसा उन्होंने क्वेश्चन किया भी नहीं। और वाइस वर्सा, इंडिया को भी उनकी इस तरीके कम्युनिज्म से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया अपनी कंट्री के अंदर कम्युनिज्म को इतना प्रमोट नहीं होने देता, दैट इज़ अ डिफरेंट मैटर। लेकिन इंडिया का चाइना से कोई मतलब नहीं है कि भाई चाइनीज़ ऐसे हैं उनकी ये पार्टी में। हाँ, हम लोग इंडिविजुअल लेवल के ऊपर आपस में बात कर लेते हैं कम्युनिज्म बेकार है, चाइना में कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, बट गवर्नमेंट के लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल के ऊपर हम लोग को ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑल्सो इंडियाज़ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी इज़ टू रिटेन इट्स स्ट्रेटजी ऑटोनॉमी एंड परस्यू अलाइनमेंट्स बेस्ड ऑन इश्यूज़ नॉट आइडियोलॉजी। इंडिया की जो स्ट्रेटजी है ना, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी, वो ये है कि हम जो अपनी स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी है उसको मेंटेन करके चलें, ठीक है। प्लस हम लोग इश्यूज़ के ऊपर ज़्यादा बात करते हैं, हम लोग इतना आइडियोलॉजी को वैल्यू देते हैं। हमारा इशू है तो उसको सॉल्व करेंगे, आइडियोलॉजी को लेकर लड़ना हमारी फितरत का कोई चीज़ बात नहीं है। विलिंगनेस फॉर डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट एट द मिलिट्री एंड पॉलिटिकल लेवल। समिट डिप्लोमेसी इज लाइकली टू रिटर्न इफ द क्राइसिस एस्केलेट्स फर्दर। वो कहना चाह रहा है कि अगर ये जो प्रॉब्लम है, हमारा कन्फ्लिक्ट जो चल रहा है, हमारे बीच जो क्लेश चल रहा है दो मिलिट्री का, अगर ये बढ़ता है तो फिर से कोई समिट होगी, फिर से कोई कॉन्फ्रेंस होगी मिलिट्री लेवल के ऊपर, डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर, जैसे कि 2015 में लद्दाख में हुआ था, 2017 के डोकलाम क्राइसिस में हुआ था। दोनों ही साइड्स ने अपने बोथ साइड्स हैव रिएटरेटेड, दोनों ही साइड्स जो थी वो पीछे को हट गई थी और दोनों ने अपनी मंशा जताई थी कि वो जो करंट स्टैंड ऑफ था उसको डीएस्केलेट करना चाहते हैं, ठीक है, बेस्ड ऑन ऑलरेडी साइंड एग्रीमेंट्स। कौन से ऑलरेडी साइंड एग्रीमेंट्स मैंने आपको ऊपर भी बताया था ना बॉक्स के अंदर, वो सब। एलिमेंट्स ऑफ एम्बिग्यूटी सराउंडिंग द डिटेल्स ऑफ द स्टैंड ऑफ। ध्यान से सुनना। एबिलिटी ऑफ बोथ द गवर्नमेंट्स टू मैनेज नेशनल मीडिया। दोनों ही गवर्नमेंट्स के पास इतनी पावर है कि अपने नेशनल मीडिया को वो मैनेज कर सकती हैं। एंड द इनस्क्रूटेबिलिटी ऑफ द फैक्ट्स रिलेटेड टू द डिस्प्यूट। जो भी उनके डिस्प्यूट से लेकर जो भी फैक्ट्स वगैरह हो सकते हैं उनकी जांच पड़ताल करना दोनों की पावर में है। एडिड एफर्ट्स टू मैनेज डोमेस्टिक ऑडियंस। अपने ही देश की जनता को काबू में रखने की क्षमता भी दोनों देशों के पास है। फॉर एग्जाम्पल, मीडिया रिपोर्ट्स ऑफ 15-20 पर्सनल इन द इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स बीइंग डिटेन्ड बाय चाइनीज वर रिफ्यूटेड बाय द इंडियन साइड। इंडिया के कंट्री के अंदर ये न्यूज़ चल रही थी कि 15-20 जो इंडिया के पर्सनल थे उनको आईटीबीपी की जो फोर्स थे,
मतलब आईटीबीपी फोर्स के जो थे उनको चाइनीज़ ने डिटेन कर लिया था। इंडिया ने इस बात को रिफ्यूट कर दिया था कि ऐसी कोई घटना हमारे यहाँ नहीं घटी है। इंडिया ने अपने लोगों को अपनी जांच पड़ताल पे अपने फैक्ट के बेस के ऊपर इंडिया ने अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को कंट्रोल कर लिया था। दिस मेंट दैट नो डोमेस्टिक प्रेशर फॉर रिटेलिएशन अरोज एंड नो ग्रेट रेपुटेशनल डैमेज वॉज सफर्ड। इसका मतलब जनता का प्रेशर कुछ भी नहीं आया था सरकार के ऊपर, और एक बहुत ही अच्छे लेवल के ऊपर हम लोगों ने इसको हैंडल किया था, जिसके कारण रेपुटेशनल डैमेज होने से बच गया था। मटेरियल कॉस्ट ऑफ लिमिटेड वॉर फॉर बोथ पार्टीज, ये एक थोड़ा सा स्टैटिस्टिकल डेटा यहाँ पे होना चाहिए था, यहाँ पर इतना इन्होंने दिखाया नहीं है। सबसे पहली बात ये कहना चाह रहे हैं, देखो चाइना की बात करते हैं। अगर चाइना हमारे साथ एक वॉर लड़ने के लिए आता है तो चाइना को बहुत बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज कहाँ पे झेलना पड़ेगा, साउथ चाइना सी के अंदर, क्योंकि वहाँ पर इंडिया या चाइना एक फ्रंट पे वॉर करेगा तो साउथ चाइना सी उसके लिए वल्नरेबल हो जाएगा, और वहाँ पर फिर यूएस अपनी डोमिनेंस बना लेगा इतनी देर में, ठीक है। और आज जब मैं न्यूज़ रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो सुनने में आया कि इवन जापान ने अपने बॉर्डर के पास जो है वो गन्स वगैरह सेटअप कर लिए हैं, क्योंकि वो अगर इंडिया के साथ इस तरह का डिस्प्यूट कर रहा है तो जापान इज़ रेडी टू गिव इट अ बेफिटिंग रिप्लाई फ्रॉम दैट साइड, क्योंकि इंडिया जापान के रिलेशन बहुत अच्छे हैं। इट सीम्स अनलाइकली दैट बीजिंग वुड वांट टू टेक रिस्क अ टू फ्रंट वॉर, यानी कि ये सबको पता है, अभी तो कोई डिप्लोमेसी वाले एक्सपर्ट्स की बात होती है, उनको पता है कि चाइना दो फ्रंट के ऊपर वॉर लड़ने के लिए कभी भी राजी नहीं होगा। उसको पता है कि वो बहुत बुरे तरीके से एक्सपोज हो जाएगा, इवन उनकी खुद की पब्लिक जो है वो बहुत ज़्यादा रिवोल्ट कर देगी कि अनवांटेडली आप वॉर लड़ रहे हो साउथ चाइना सी के अंदर भी, लद्दाख में भी, और ये डोकलाम वगैरह जो भी सब है। एडिशनली जो रेपुटेशनल डैमेज हुआ है चाइना को कोविड-19 के दौरान उसको इंटरनेशनल सपोर्ट मिलना बहुत 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 मुश्किल हो जाएगा। तो चाइना वॉर तो अफोर्ड कर ही नहीं सकता एक्चुअल में, ठीक है। इंडिया की बात करते हो, इंडिया का जो प्राइमरी सिक्योरिटी चैलेंज है वो पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट हैं कश्मीर के ऊपर। हमको क्या कहते हैं, चाइना से टेररिज्म का खतरा नहीं है, हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट है, वो भी इसलिए क्योंकि परमानेंट नहीं है। हमारा जो मेजर इंडिया का जो डिस्प्यूट है वो पाकिस्तान से, वो इसलिए क्योंकि वो लोग वहाँ से टेररिस्ट को पास ऑन करते हैं। आज की ही न्यूज़ में आपको बता रहा हूँ, सुनते ही ये फ़ायदा होता है कि मैं आपको मेंस की जो एक्सप्लेनेशन देता हूँ ना, इसमें आपको बहुत कुछ बताता रहता हूँ। इंडिया के जो बीएसएफ हैं वहाँ पे कश्मीर के अंदर, उन्होंने एक पाकिस्तानी ड्रोन को पकड़ा है, वो गन्स कैरी कर रहा था। उसमें प्रॉपर नाम लिखे हुए थे कि किस इंसान को गन पहुँचानी है, काफ़ी सारा एम्यूनिशन था उसमें। उस ड्रोन को इंडियन बीएसएफ ने गिरा दिया था और उसके बाद उसको जब्त कर लिया था। तो आपको ये बातें सुनते रहते हो ना तो आपको अवेयरनेस बढ़ती है। अब ये एग्जाम में लिखने की आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये छोटी मोटी चीज़ें बहुत हो रही होती हैं, बट आपकी अवेयरनेस बढ़ती है तो आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आने लगता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मोर इंपॉर्टेंटली, बियॉन्ड द प्रोटेक्शन ऑफ द वाइटल स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स, द वास्ट ट्रैक्ट्स ऑफ द डिस्प्यूटेड लैंड along the LAC do not hold any important material resources such as oil, precious mineral reserves। कहने की बात है कि सिर्फ एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट है, बाउंड्री वाली बात है, अदरवाइज यहाँ पर हमको ऐसा कुछ मिनरल वगैरह तो मिल नहीं रहा है कि भैया हम लोग वहाँ पर अपना कोई प्रोजेक्ट लगाएंगे, कोई रिफाइनरी सेटअप करेंगे। हम वो जगह छोड़ ही नहीं सकते किसी भी हालत में, हमारी है, हम रखेंगे उसको, लेकिन हमारा कोई ऐसा मोटिव नहीं है कि हम लोग वहाँ पर कुछ सेटअप करना चाहते हैं। जो बेनिफिट्स एंड टेरिटोरियल एग्रेडाइजमेंट किए देयरफॉर लिमिटेड टू डिटरेंस वैल्यू एंड नेचुरल टेरेन अदर फ्यू एडवांटेज टू ऑफेंसिव फोर्सेस। बस वहाँ पर ये कि पहाड़ वहाड़ हैं तो दोनों फोर्सेस के बीच में एक ओपन वॉर हो नहीं सकता। एक थोड़ा सा हमको स्ट्रेटेजिक सपोर्ट मिलता है हिमालयस के कारण, हमको दूसरी एनिमी कंट्रीज हमारे पास कम आ पाती हैं। हम लोग स्कूल में बचपन पढ़ते थे ना, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ हैविंग हिमालयस, तो उसमें बताते थे कि जो क्या कहते हैं, जो नॉर्दर्न एयर होती है जो रशिया की चाइना की साइड जो निकल के आती है वो इंडिया में एंटर नहीं करती है, प्लस हमको एनिमीज से प्रोटेक्ट करता है। तो कौन सी एनिमी थी, वो यही चाइना वाली एनिमी थी हमारी। तो इसी तरीके से इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज कोई खास वो है नहीं। कंक्लूजन पे जब हम पहुंच जाते हैं तो करंट क्राइसिस इज अनफोल्डिंग अलोंग द LAC अपीयर्स ऑन वन लेवल टू बी कंटिन्यूएशन ऑफ द ट्रेंड्स विटनेस इन द फॉरगोइंग ईयर्स। कहना ये चाह रहा है कि जो अभी जो LAC के ऊपर हो रहा है वो एक तरीके से देखने के लिए तो ऐसा है कि जो पहले होता आ रहा था उसी के ट्रेंड में चल रहा है, लेकिन बट दिस टाइम देयर इज़ वन इंपॉर्टेंट डिफरेंस। एक चीज़ का डिफरेंस है, अनलाइक द डिस्क्रीट जियोग्राफिकली localized confrontations of the past, latest encounters are occurring at multiple locations। कहने का मतलब ये है, पहले पास्ट में जो भी कुछ हमारे ये जो स्टैंड ऑफ्स वगैरह और डिस्प्यूट्स हुए थे, फेस ऑफ हुए थे, हमारे स्टैंड ऑफ कह रहा हूँ, फेस ऑफ हुए थे, वो एक पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर होते थे। लेकिन इस बार क्या देखने को मिला है, चाइना ने सडनली 2-3 जगह पर ही करने की कोशिश की है। पैंगोंग में, गलवान के अंदर, फिर थोड़ा सा सिक्किम साइड भी हल्का बहुत दिखाने की कोशिश की थी, हालांकि वो न्यूज़ में इतना नहीं आया। तो मल्टीपल लोकेशंस पर इस बार दिखाया जो सजेस्ट करता है कि हाई डिग्री ऑफ चाइनीज़ प्री मीडिएशन एंड अप्रूवल, यानी कि एक ही कंट्री की मिलिट्री डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर अगर इस तरह से फेस ऑफ कंडक्ट कर रही है तो यानी कि वो पहले से प्लान्ड है, ऊपर किसी अथॉरिटी ने उनको पावर दी है। कभी कभी क्या होता है कि वो लोग इवन मूवमेंट के दौरान एक दूसरे की बाउंड्री में जंप कर जाते हैं तो थोड़ा सा फेस ऑफ होता है, लेकिन वो एक जगह पे होता है तो समझ में आ रहा है कि गलती भी हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर ना सारा का सारा पहाड़ी इलाका है, पता नहीं चल पाता बाउंड्री किसकी होनी चाहिए, गलती से भी हो जाता है कभी कभी। ये सबको पता है, दोनों कंट्रीज़ को पता है, इंडिया को भी चाइना को भी। लेकिन जब मल्टीपल जगह पे ऊपर चीज़ें लगातार हो रही तो समझ में आता है कि ऊपर अथॉरिटी ने इसको अप्रूव किया हुआ है।
India must be proactive to resist any Chinese transgressions and at the same time utilize its diplomatic skills to tone down the tensions. Recently, India-China had a high-level military talk and agreed to the peacefully resolve the current border issue in accordance with the bilateral pacts. तो इंडिया को बहुत एक्टिवली रहना चाहिए चाइना के प्रति। कोई भी जो ट्रांसग्रेशन यानी कि कोई भी एग्रेशन दिखाया जाए, कोई भी वो आगे की तरफ बढ़त करते हैं, उसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए इंडिया को। प्लस में इंडिया ने रिसेंटली मिलिट्री लेवल की टॉक भी की थी और पॉलिटिकल लेवल की टॉक भी की थी। हालांकि अगले मंथ भी जो कंपाइलेशन आई उसमें भी ये बहुत क्लियरली मेंशन होकर आएगा कि कुछ जो हमारी फैटेलिटीज़ हुई थी उसका क्या कारण था। और दोबारा से टॉपिक रिपीट होगा, आप दोबारा से इस टॉपिक को देखिएगा, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। स्पेशली जो मैंने आपको मेंस के क्वेश्चन दिखाया, आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। आप लोग उस तरीके से फॉलो कीजिए। नहीं होता तो टेलीग्राम चैनल के थ्रू मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिए, मैं आपकी हेल्प करूँगा इस चीज़ के अंदर। ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, यू कैन आस्क फॉर हेल्प ऑलवेज। 2.2 इंडिया एंड ताइवान। तो इंडिया एंड ताइवान के बारे में जानने से पहले हम लोग कोशिश करते हैं ये जानने की किस टाइप का मेंस का क्वेश्चन हमारा बन सकता है। प्रीलिम्स के सारे तो हम लोग पॉइंट पढ़ेंगे ही, हमको याद हो जाएंगे प्रीलिम्स के बारे में, लेकिन मेंस में अगर आता है इंडिया ताइवान, हालांकि जिसके आने के चांसेस बहुत 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 कम है। अगर मेंस का क्वेश्चन आएगा ना इंडिया ताइवान का, तो किस तरीके का आएगा आप सोचने की कोशिश करो। तो वो कुछ ऐसा आएगा कि in the light of the resistance showed by Taiwan people against China, what is India's take on this? क्योंकि इंडिया ने अभी तक ताइवान को एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री एक्सेप्ट किया ही नहीं है, ये हम लोग पढ़ेंगे अभी इस टॉपिक के अंदर। तो इंडिया चाइना ताइवान मिल के आएगा या फिर इंडिया का कुछ अपने इकोनॉमिक पॉलिसी की बात आएगी, कहीं डायस्पोरा की बात आएगी, उसमें आपको ताइवान का छोटा मोटा जो साउथ एशिया के अंदर एक इमर्जिंग इकोनॉमी है वो छोटा मोटा आपको इनपुट डालना पड़ेगा। तो अपने आप में इंडिया और ताइवान का क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ही मतलब नील के बराबर है, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं होता। कनेक्शन अच्छा है, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं कि यूपीएससी इसको इतना कंसिडर इतनी वैल्यू दे, बट स्टिल इस यूपीएससी अनप्रिडिक्टेबल सर्विस कमीशन, तो भगवान के लिए टॉपिक अपना अच्छे से करके जाओ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। 2 इंडियन एमपीज फॉर द फर्स्ट टाइम उन्होंने वर्चुअली अटेंड किया था स्वेयरिंग इन सेरेमनी ऑफ द न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ ताइवान। तो न्यूज़ में इसलिए था वर्चुअली, यानी कि ऑब्वियसली पेंडेमिक है तो सब कुछ वर्चुअली किया जा रहा है। इस बार लोग शादियां वर्चुअली कर रहे हैं। आई डोंट नो हनीमून लोग वर्चुअली मनाएंगे या नहीं मनाएंगे, क्या सीन होने वाला है, बट स्टिल 2 एमपीज थे, उन्होंने हमारे वर्चुअली अटेंड किया था स्वेयरिंग इन सेरेमनी न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट के ताइवान का। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों को ताइवान के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया ताइवान रिलेशनशिप की बात करते हैं, थोड़ा बैकग्राउंड में जाते हैं। देखो ये वाला ना इन्फॉर्मेटिव फॉर्म में ज़्यादा मिलेगा आपको, तो यहाँ से आपको ऐसे उठाने पड़ेंगे। कल्चरल डिप्लोमेसी क्या है, ठीक है, इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट क्या है, स्ट्रेटजिक प्रोस्पेक्ट क्या है। तो ये डायरेक्ट अपने आप में एक स्ट्रक्चर की तरह ऑलरेडी गिवन है, तो हमको यहाँ पर इनपुट सारे के सारे पढ़ने पड़ेंगे। पहले हम लोग थोड़ा सा मैप देख लें, आपको आइडिया लग जाए कि ताइवान है कहाँ पर। ये साउथ चाइना सी वाला एरिया है, ये हमारा चाइना है, ये हमारा साउथ कोरिया है, साउथ कोरिया के जस्ट ऊपर नॉर्थ कोरिया है, और ये जो बाउंड्री आपको दिख रही है ना, ये बाउंड्री, इसके ऊपर वाला एरिया रशिया है, यहाँ पर जापान है, ये हमारा ताइवान है जिसकी कैपिटल ताइपेई है, ये हांगकांग है, यहाँ पर मकाऊ है। हांगकांग और मकाऊ दोनों के दोनों जो चाइना को मिले थे, हांगकांग मिला था ब्रिटिशर से और मकाऊ मिला था पोर्चुगीज़ से। यहाँ पर हमारा वियतनाम पड़ता है, उसके बाद यहीं लाओस, यहीं क्या कहते हैं कंबोडिया, थाईलैंड वगैरह सब पड़ते हैं, ये फिलीपींस पड़ता है। यही वो डिस्प्यूटेड लाइन है, यहाँ पर एक 9 डॉटेड लाइन बनती है आपकी, ठीक है, साउथ चाइना सी की ऐसे करके 9 डॉटेड लाइन बनती है। तो ये पैसिफिक ओशन हो गया हमारा। रिंग ऑफ फायर भी हमारी यहीं कहीं गुजरती है। सो ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ बैकग्राउंड के बारे में। पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी कि भारत की आज़ादी के बाद जो बायलेटरल टाइज थे, बायलेटरल मतलब लेटरल मतलब होता है 2 साइड और बाई मतलब होता है 2, तो 2 साइड, दोनों साइड की तरफ जो टाइज थे, जो संबंध थे, वो सीज टू एग्जिस्ट यानी कि एग्जिस्ट करने बंद हो गए थे। सीज वर्ड का मतलब होता है बंद हो जाना, एग्जिस्ट नहीं करते थे इंडिपेंडेंस के बाद। जब 1950 में इंडिया ने अकॉर्ड किया था डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन टू द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, इंडिया ने अकॉर्ड कर लिया था कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना एग्जिस्ट करता है, तो इंडिया और चाइना की जो रिलेशन, इंडिया और ताइवान के जो रिलेशन थे वो स्टॉप हो गए थे। फर्दर कोल्ड वॉर के दौरान जो इनफॉर्मल टाइज थे नई दिल्ली के और ताइवान के, वो रिमोटली थे। रिमोटली मतलब या तो आप जो मेल वगैरह भेजते थे उस टाइम पे, या फिर जो भी फ़ोन कनेक्शन जो भी कुछ थोड़ा बहुत एग्जिस्ट करता था उसके थ्रू होते थे, रिमोटली होते थे, दूसरे डिस्टेंस या फिर थर्ड पार्टी कंट्री से होते थे कुछ। क्योंकि ताइवान ने ज्वाइन किया था यूएस लेड ब्लॉक और इंडिया था वो नॉन अलाइन मूवमेंट में था। नॉन अलाइन मूवमेंट हम लोग इसी टॉपिक में पढ़ेंगे, मतलब इसी सीरीज़ में पढ़ेंगे हम लोग, आगे आएगा इंटरनेशनल रिलेशन में ही, वो भी जान लेंगे, इसलिए उसके बारे में यहाँ पे आपको नहीं बताऊँगा मैं। तो दिस चेंज इन 1990s 1990 में ये चेंज हो गया जब इंडियन गवर्नमेंट ने रीओरिएंट किया इंडिया की पॉलिसी टुवर्ड्स ताइवान। उस टाइम जो इंडिया का डोमेस्टिक इकोनॉमिक क्राइसिस आया हुआ था और फॉरेन पॉलिसी चेंज हम लोगों ने की थी, हम लोगों ने इंडिया को ग्लोबलाइज करने की बात की थी, तब इंडिया ने ताइवान को भी थोड़ी सी वैल्यू दी।
इंडिया और ताइवान ने सेटअप किए थे अपने अनऑफिशियल रिलेशंस 1995 में। ध्यान में देना, अनऑफिशियल रिलेशन सेटअप किए थे 1995 में, और तब एस्टेब्लिशमेंट हुआ था इंडिया ताइपेई एसोसिएशन। कहाँ? ताइपेई में ही, जो कि कैपिटल है ताइवान की। इसके अलावा ताइपेई इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर TECC वो 1995 में स्टार्ट किया गया था। ताइवान की गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव का ऑफिस था इंडिया के अंदर, और वो ऑफिस किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल था? वो प्रमोट करता था हमारी बायलैटरल रिलेशंस, इकोनॉमी में, ट्रेड में, इन्वेस्टमेंट में, मीडिया, टूरिज्म, कल्चर एट्सेट्रा। क्या ये कहीं पूछा जाएगा? TECC के बारे में पूछा जा सकता है 1995 के अंदर इंडिया में कहाँ पर, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, और मतलब प्रीलिम स्पेसिफिक है ये, इसमें मेंस का कोई खास कनेक्शन है नहीं। कनेक्शन है लेकिन मुझे लगता नहीं, मतलब इंट्यूशन भी बता देती ये क्वेश्चन तो नहीं आएगा यार। हाउएवर इंडिया डज नॉट हैव एनी ऑफिशियल डिप्लोमेटिक रिलेशन। ध्यान रहे, अनऑफिशियल है, ऑफिशियल नहीं है, विद ताइवान, एंड नोर डज इट रिकॉग्नाइज ताइवान एज इंडिपेंडेंट कंट्री। इंडिया ने कहीं पर भी ऑफिशियली ये मेंशन नहीं किया हुआ है कि वो ताइवान को इंडिपेंडेंट कंट्री कंसिडर करता है। यहाँ पर मेरा एक सवाल आपसे निकल के आता है, आप लोगों को जवाब देना है, क्या US ताइवान को एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री रिकॉग्नाइज करता है या नहीं करता? जैसे US इसराइल को कंसिडर करता है बट UN नहीं करता है उसको, तो मोस्ट और बहुत सारी कंट्रीज नहीं करती है, लेकिन क्या US ताइवान को कंसिडर करता है? इसका आप मुझे जवाब दीजिएगा। ये जो अबाउट ताइवान एंड वन चाइना पॉलिसी, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते, फिर हम लोग चलेंगे नीचे की तरफ, स्ट्रेटेजिक प्रोस्पेक्ट की तरफ। ठीक है, ताइवान ऑफिशियली द रिपब्लिक ऑफ चाइना, इसको फॉर्म किया गया था 1949 में। 1949 के अंदर चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी ने डिफीट किया था नेशनलिस्ट फोर्सेस को, कॉमिंटैंग पार्टी को, और उन्होंने एस्टेब्लिश किया था पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो कि आज की डेट में चाइना है। तो आज की डेट में चाइना को आप लोग PRC भी बोल सकते हो, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। एक चीज़ मैं आपको छोटी सी बीच में ऐड कर देता हूँ, 1979 तक बीजिंग को पेकिंग बुलाया जाता था, PEKING, पेकिंग। 1979 के बाद उसको बीजिंग बुलाने लगे। ठीक है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन याद रहनी चाहिए। उसके बाद जो नेशनलिस्ट फोर्सेस थी, जो कि कोमिटेंग पार्टी जो थी, वो ताइवान आ गए थे। ठीक है ना, जिसके कारण सेपरेशन हो गया था ताइवान का चाइना से 1949 में, और वहाँ बना था, फिर फॉर्मेशन हुआ था रिपब्लिक ऑफ चाइना। यानी कि वो लोग कह रहे थे कि हम चाइनीज़ हैं असली, और जो ऊपर वाले जो मेन लैंड चाइना अभी जो है वो कह रहे थे हम असली चाइनीज़ हैं। दोनों साइड ही रिप्रेजेंट कर रही थी चाइना को। इनिशियली बहुत सारी गवर्नमेंट्स ने, इन्होंने इंक्लूडिंग US, उन्होंने रिकॉग्नाइज़ किया था ताइवान को सेपरेटली। ध्यान रहे, ये आपके जो मैंने क्वेश्चन पूछा ना उसका आंसर नहीं है, वो क्वेश्चन आपको आज की डेट में के हिसाब से देना है, ये पुराने डेट की बात कर रहा है। इनिशियली स्टार्टिंग के टाइम में बहुत सारी सरकार, जैसे US ने रिकॉग्नाइज़ किया था ताइवान को सेपरेटली, बट विद द शिफ्ट ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन द US हेल्ड वन चाइना पॉलिसी। आई थिंक आपको आपका आंसर मिल ही गया होगा आप। According to the One China policy, any country wishing to establish diplomatic relations with China must acknowledge there is only one China and sever all formal ties with Taiwan. हर वो कंट्री जो वन चाइना पॉलिसी को कंसिडर करता है, उनके टाइज चाइना के साथ होना चाहिए, ताइवान के साथ उनके कोई ऐसे डायरेक्ट रिलेशन नहीं होंगे। ताइवान जो है वो मेंबर भी नहीं है यूनाइटेड नेशंस का, ना ही WHO का, लेकिन वो WTO का मेंबर है, वो जहाँ पर उसका नाम है चाइनीज़ ताइपेई। ठीक है, 179 ऑफ द 193 मेंबर स्टेट्स द UN डू नॉट मेंटेन डिप्लोमेटिक टाइज विद ताइवान। यानी कि ध्यान समझ में आ गया ना, अब कितने मेंटेन करते हैं? 14 कंट्रीज़ वर्ल्ड में ऐसे हैं जो डिप्लोमेटिक टाइज मेंटेन करते हैं ताइवान के साथ। तो क्या इंडिया मेंटेन करता है? अगर आगे इसका आंसर नहीं मिलता है तो आप मुझे आंसर में लिख के बताइएगा। अभी मैंने US वाला पूछा था लेकिन इसका आंसर यहाँ लिखा था। चलिए कोई बात नहीं, आपको फ़ायदा हो गया। लेकिन क्या ये बताइए, इंडिया ताइवान के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस ऑफिशियली अब मेंटेन करता है? देखते हैं आप कितने अलर्ट होकर सुन रहे होते हैं। अभी मैंने बहुत कुछ बताया था, उसको भी ध्यान में रखते हैं नहीं करते। स्ट्रेटेजिक प्रोस्पेक्ट की अब हम लोग बात कर लेते हैं। तो स्ट्रेटेजिक प्रोस्पेक्ट होंगे, यही आप कैटेगरी बनाते हो किसी भी टॉपिक के अंदर ना। स्ट्रेटेजिक प्रोस्पेक्ट क्या है, इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट क्या है, कल्चरल प्रोस्पेक्ट क्या है, मिलिट्री प्रोस्पेक्ट क्या है, फिर उनको आप नीचे एक्सप्लेन करते चलते हो। जो ग्रोइंग असर्टिवनेस है चाइना की इस रीजन के अंदर, वो एक मीडियम बन गया है कि जो भी स्ट्रेटेजिक कम्युनिटीज़ हैं इंडिया और ताइवान की, उनको आपस में पास लाने के लिए। ठीक है, अब चाइना, अभी हमने पिछले टॉपिक में कितना कुछ पढ़ा इंडिया चाइना का, तो मैं आपको दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा कि चाइना का असर्टिवनेस क्या हो रहा है। ठीक है, इसी के साथ ताइवान ने फर्दर कंसोलिडेट की थी अपने आइडेंटिटी को एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट। ताइवान ने अपने आप को इंडिपेंडेंट कंट्री, इंडिपेंडेंट राज्य डिक्लेयर करने की बात की थी, और इंडिया इस बात को इंश्योर कर सकता है कि जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन इन द साउथ चाइना सी एंड फर्दर एक्सपैंड इट्स ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज़ इन द रीजन। ताइवान की हेल्प से इंडिया साउथ चाइना सी के अंदर अपनी जो प्रेजेंस है तो उसको थोड़ा सा बढ़ा सकता है, वहाँ से रिसोर्सेज वगैरह को यूज़ कर सकता है, वहाँ पर मैरीटाइम मूवमेंट कर सकता है। ताइवान सीज इटसेल्फ एज एन इम्पॉर्टेंट मेंबर ऑफ द एशिया पैसिफिक रीजन। ताइवान अपने आप को एशिया पैसिफिक रीजन का बहुत खास मेंबर कंसिडर करता है, एंड एक्सेप्टेड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंट्रीब्यूट
और ताइवान ने इस बात की जिम्मेदारी ली है कि वो रीजनल पीस के अंदर स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि, शांति और स्थिरता, ठीक है ना, शांति, स्थिरता, समृद्धि, इनमें कंट्रीब्यूट करेगा, जो कि ओवरलैप करता है इंडिया के विजन के साथ उस रीजन के। इंडिया भी यही ओवरलैप करता है, मतलब इंडिया भी यही चाहता है कि एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर हम लोग पीस, स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी को मेंटेन करके चलें। अब हम देख लेते हैं इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट क्या है। उससे पहले मैं चाहूँगा कि हम लोग इंडियाज़ एक्ट ईस्ट पॉलिसी को देख लेते हैं और ताइवान का जो न्यू साउथ बाउंड पॉलिसी है। इंडिया की पॉलिसी क्या है? AEP, एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तो ताइवान की क्या है? न्यू साउथ बाउंड पॉलिसी। तो ताइवान का जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है, ताइवान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, ये सब इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं, ठीक है। और उसका इंटरेस्ट है कि वो अपने जो भी ट्रेडिशनल टारगेट्स वगैरह हैं इन्वेस्टमेंट के, उनको डाइवर्सिफाई करे, ठीक है। तो उसी के कारण इंडिया एक उसका नया कोलैबोरेटर बन के आता है AEP के अंडर, इंडिया की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसके अंडर। ताइवान ने लॉन्च किया था न्यू साउथ बाउंड पॉलिसी 2016 में, वो जो टू मार्क द थर्ड फेज़ ऑफ 1994 गो साउथ पॉलिसी। गो साउथ पॉलिसी उनकी 1994 में शुरू हुई थी। उसके थर्ड फेज़ को मार्क के लिए चाइना ने न्यू साउथ बाउंड पॉलिसी को लॉन्च किया था। उसका एम था टू री इन्वोग्रेट एंड एक्सपेंड ताइवान टाइज इन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। ताइवान की जो चाहत थी, ताइवान उसको दोबारा से उजागर करना चाहता था, अपनी प्रेजेंस को, अपने टाइज को, अपने संबंधों को साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में, ऑस्ट्रेलिया के साथ, न्यूजीलैंड के साथ और चाइना से थोड़ा दूर हटके। लेकिन इंडिया, which was not the central to the first two phases of Taiwan's Go South policy, has now become integral part of NSP। यानी कि जो गो साउथ पॉलिसी थी इसकी ताइवान की 1994 वाली, उसके पहले 2 चरणों के अंदर भारत जो था वो केंद्र नहीं था, लेकिन अभी जो थर्ड जो पार्ट आया इसका बेसिकली NSP, उसमें जो भारत है उसका बहुत ही अनमोल इंटीग्रल पार्ट बन चुका है। रिसेंट डेवलपमेंट हम लोग बाद में पढ़ते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं एक बार पहले इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स क्या क्या हैं इंडिया और चाइना के। 2 कंट्रीज ने साइन किया हुआ है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट एंड द कस्टम्स कोऑपरेशन एग्रीमेंट इन 2011। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट इंडिया ने साइन। अच्छा, एक यहाँ पर सवाल मेरा यहाँ फिर से बनता है, क्या इंडिया ने सिंगापुर के साथ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट साइन किया था? ये रिसेंट के टाइम में न्यूज़ में था, क्या वो बात चली थी, क्या वो साइन हो पाया था, क्या वो नहीं हो पाया था? तो 2 बार टैक्स ना देना पड़े कि वहाँ के यहाँ से लेके जा रहे हैं तो टैक्स दे रहे हैं, वहाँ से वहाँ पे ड्रॉप कर रहे हैं तो टैक्स दे रहे हैं। तो इसको अवॉइड करने के लिए एक एग्रीमेंट होता है कस्टम्स को। देखो, कस्टम टैक्स लगता है जब आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री में मूवमेंट कराते हो गुड्स की। एक्साइज टैक्स लगता है जब आप ही की कंट्री के अंदर मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी उसकी। 1995 से लेकर 2018 तक जो बायलैटरल ट्रेड था वो ग्रो कर गया था बहुत मल्टीफोल्ड के अंदर, यानी कि 934 मिलियन से लेकर 7.5 बिलियन तक, यानी कि तकरीबन ये 7 गुना से ज़्यादा बढ़ गया था, ठीक है। और यूएस के साथ जो था थोड़ा सा डाउन चला गया था, 5.8 बिलियन 2019 में। ध्यान दे रहे हो, इंडिया और ताइवान का जो बायलैटरल ट्रेड है वो $7.5 बिलियन है, लेकिन इंडिया और यूएस का कितना है? $5.8 बिलियन। तो क्या ये नोट्स बनाने वाली चीज़ है? ये बहुत ही शानदार चीज़ है, आप इसका नोट बनाना चाहो तो। प्लस इवन ऊपर वाला पॉइंट भी बहुत अच्छा था, ठीक है। जो टारगेट है इज़ टू अचीव अ ट्रेडिंग वॉल्यूम ऑफ 10 बिलियन बाय 2020। तो टारगेट इंडिया का ये है कि 7.5 बिलियन को ताइवान के साथ इंक्रीज़ करके हमारा जो ट्रेड है वो $10 बिलियन तक हो जाए 2020 के एंड तक। ताइवान के पास बहुत सारे फॉरेन रिजर्व्स हैं, ठीक है, इसलिए एंड उसको बोला जाता है एक्सपर्टीज़ है वो हार्डवेयर में, मैन्युफैक्चर में, कंस्ट्रक्शन में, माइंस एक्सप्लोरेशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स में और ऑटोमोबाइल्स के अंदर। इसलिए वो बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले कर सकता है इंडिया का मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत में। अब इसके साथ हमेशा जब भी ये लिखते हो ना, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, इसके साथ में हम आत्मनिर्भर भारत का भी कैंपेन ऐड कर दिया करो, ठीक है। ओके, इंडिया के पास अबेंडेंट में नेचुरल बैम्बू रिसोर्सेज हैं, जबकि ताइवान के पास वर्ल्ड क्लास बैम्बू चारकोल टेक्नोलॉजी है। तो क्या इंडिया उसका यूज़ उठा सकता है बैम्बू रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए, ताकि जो बैम्बू के बहुत ही हाई वैल्यू एडेड गुड्स होते हैं वो प्रोड्यूस कर सके? बिल्कुल कर सकता है। कल्चरल डिप्लोमेसी की बात करें और पीपल टू पीपल रिलेशन की अगर बात करते हैं, देखो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया। हम लोगों ने पहले पढ़ा स्ट्रेटेजिक प्रोस्पेक्ट पढ़ लिए, हम लोगों ने इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स पढ़ लिए। अब हम लोग बात करते हैं कल्चरल के ऊपर। सो विद द इंक्रीजिंग एम्फोसिस ऑन द सॉफ्ट डिप्लोमेसी। अब सॉफ्ट डिप्लोमेसी क्या होता है? सॉफ्ट डिप्लोमेसी यही होता है, कल्चर वाली जो चीज़ें होती है ना वो आप एक्सचेंज करते हो जिस भी कंट्री के साथ, उसी को आप सॉफ्ट डिप्लोमेसी बोलते हो। हार्ड डिप्लोमेसी मतलब स्पेशली मिलिट्री, आर्मामेंट्स वगैरह हो गए, ठीक है, ट्रेड हो गया, ये होते हैं हार्ड डिप्लोमेसी वाली चीज़ें। तो सॉफ्ट डिप्लोमेसी जो है फॉरेन पॉलिसी के अंदर, रिलीजियस टूरिज्म हो गया, उसका बहुत पोटेंशियल है, क्योंकि बुद्धिज़्म जो है वो बहुत ही मेजॉरिटी के साथ ताइवान के अंदर है, और इंडिया में बुद्धिज़्म का क्या है? बर्थ प्लेस। तो कहीं ना कहीं टूरिज्म और ट्रैवल का भी कनेक्शन बनता है दोनों कंट्रीज़ के बीच में। इंडिया ने जो ई वीज़ा के प्रिविलेज थे ना वो थोड़े से एक्सटेंड कर लिए थे उन लोगों के लिए जो ट्रैवल करते हैं ताइवान टूरिज्म के लिए, इनफॉर्मल बिजनेस ट्रिप्स के लिए, जबकि ताइवान अलाउ करता है ऑनलाइन ट्रैवल ऑथराइजेशन 30 दिन के लिए वीज़ा फ्री स्टे, जो भी एलिजिबल इंडियन विजिटर्स हैं उनके लिए।
ताइवान होस्ट है 107 एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटीज़ का, ठीक है, जो सैकड़ों लोगों को एक्सेप्ट करते हैं, स्पेशली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को। तो डिग्रीज़ जो कि ताइवान के अंदर अर्न की जाती हैं वो वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज की जाती हैं। बेशक लोग इस जगह को एक इंडिपेंडेंट कंट्री ना कंसिडर करते हो, लेकिन एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पर 160, उनकी डिग्रीज़ को बिल्कुल कंसिडर किया जाता है। रिसेंट ही डेवलपमेंट्स क्या हुई है, हाल ही में क्या क्या तरक्की हुई है वो जान लेते हैं। ताइवानीज पार्लियामेंट्री डेलीगेशन ने विजिट किया था, यानी कि ये क्या कहते हैं, ताइवान का जो संसद भवन है वहाँ से कुछ लोग आए थे, कुछ ऑफिशियल्स आए थे 2017 के अंदर, इनवाइटिंग क्रिटिसिज्म फ्रॉम चाइना। अब इसी बात की क्रिटिसिज्म किसने की थी, निंदा किसने की थी, चाइना ने की थी। इंडिया ताइवान पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप फोरम ये 2016 में इस्टेब्लिश किया गया था। एक फॉर्मल प्लेटफॉर्म है, यानी कि एक औपचारिक प्लेटफॉर्म है दोनों देशों के आपस के जो दोस्ती का जो संबंध है उसका। रिसेंटली ताइवान इंडिया वेबिनार्स हुए थे कोविड-19 के ऊपर, जो कि ताइवान के अंदर हुए थे, जो ताइवान में हुए थे, जहाँ पर ताइवान ने अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस और बेस्ट नॉलेज को शेयर किया था इंडियन मेडिकल स्टाफ के साथ, ताकि कोविड-19 बैटल के साथ अच्छे से फाइट किया जा सके। ताइवान ने डोनेट किए थे हम लोगों को 1 मिलियन फेस मास्क इंडिया को, यानी कि 10 लाख फेस मास्क, ताकि हम लोग अपने फ्रंट लाइन के ऊपर मेडिकल पर्सनल वगैरह को प्रोटेक्ट कर सकें। तो काफ़ी रिसेंट डेवलपमेंट्स ये आपको पता होनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं चैलेंजेस क्या क्या आ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले दोनों इंडिया और ताइवान के रिलेशनशिप में क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। चाइना अपोज करता है कोई भी ऑफिशियल कॉन्टैक्ट ताइवान के साथ और किसी भी दूसरी कंट्री के साथ, क्योंकि चाइना बोलता है कि हम वन चाइना पॉलिसी को मानते हैं, और वन चाइना पॉलिसी के मुताबिक आपको कोई भी कॉन्टैक्ट रखना है ताइवान से तो हमारे थ्रू रखोगे आप, ठीक है। क्लोज रिलेशंस विद ताइवान माइट अपसेट चाइना। आपके किसी भी कंट्री के अगर चाइना के साथ क्लोज रिलेशंस हैं तो वो चाइना को अपसेट करता है, इसलिए यूएस जो है ना बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करता है, उनको हथियार देता है, क्योंकि यूएस को मज़ा आता है चाइना को उंगली करने में। यूएस ताइवान के अंदर सपोर्ट करता है, चाइना को वहाँ पर परेशानी हो रही होती है। स्पेशली जो बायलेटरल रिलेशंस है ना, जब बहुत डिफिकल्ट वे से जा रहे होते हैं दो कंट्री के, तो और मिलिट्री टेंशंस भी होती हैं बॉर्डर के ऊपर, तो स्पेशली इंडिया को टारगेट करके बोला जा रहा है, तो चाइना एक्सपेक्ट करता है कि हम ताइवान के साथ डायरेक्ट रिलेशन ना मेंटेन करें, चाइना के थ्रू करें। Despite the economic interests of the two nations, economic exchange is still insignificant. वो कहना चाह रहा है इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है ना वो तो दोनों नेशन के ऑलमोस्ट सेम से हैं, लेकिन इकोनॉमिक एक्सचेंज जो है ना वो अभी बहुत कम है। जो बायलेटरल ट्रेड है ना वो अराउंड 1% है टोटल ट्रेड दोनों कंट्री का। दोनों कंट्रीज़ का बहुत सारा ट्रेड हो रहा होता है, लेकिन आपस में जो है वो टोटल दोनों कंट्रीज़ का अप्रोक्स 1% के आसपास है। ताइवान के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो कंप्लेन करते हैं कि भैया इंडिया के अंदर ना बहुत लॉन्ग रिव्यू प्रोसेस है, बहुत लॉन्गर क्लियरेंसेज होते हैं, कोई सिंगल विंडो क्लियरेंस का सिस्टम नहीं है, ठीक है, नॉन अवेलेबिलिटी होती है, वन टाइम बैंकिंग क्लियरेंस नहीं है, तो इंडिया के अंदर कैपिटल लाना, पैसा लाना थोड़ा सा उनको टफ पड़ता है। ये उनकी कंप्लेन। तो चैलेंजेस आपको पता होना चाहिए। देखो कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ, मेरे को यही खूबसूरती लगती है इसके बारे में, विजन के बारे में। ये लोग एक्सप्लेन बड़ा अच्छा करते हैं, डीप में जाते हैं, गहराई में, समुद्र में गोता लगवाते हैं पूरा आपका। India's acceptance of one China policy should not deter it from seeking close security and economic ties with Taiwan। कहना चाह रहा है कि भारत का वन चाइना पॉलिसी को स्वीकार करना उसकी किसी भी तरीके की जो सिक्योरिटी और मिलिट्री या फिर कोई कल्चरल टाइज़ हैं ताइवान के साथ उसको ना रोके, उसमें कोई रुकावट ना डाले। उसी तरीके से जैसे चाइना पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर अपनी जो प्रेजेंस है वो इंक्रीज़ कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इंडिया इस बात की लेवरेज यानी कि फ़ायदा उठा सकता है कि चाइना जो है वो पीओके के अंदर बहुत सारी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो इंडिया ताइवान के साथ अपने ऑफिशियल डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है उनको इंक्रीज़ करके चाइना को कहीं ना कहीं अपना एक रेजिस्टेंस शो कर सकता है। बोथ इंडिया और ताइवान दोनों को ही ज़रूरत है कि वो एक मैकेनिज़्म बनाएं ताकि जो हाई लेवल की विजिट्स हैं उन सबको फैसिलिटेट किया जा सके। हाई लेवल की विजिट मतलब मिनिस्ट्रियल विजिट्स होगी, प्राइम मिनिस्टर, अगर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ताइवान में चले जाते हैं तो चाइना क्या हंगामा मचाएगा, सोच भी नहीं सकते। सो एज टू इंस्टीट्यूशनलाइज इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ताकि हम लोग इकोनॉमिक कोऑपरेशन को इंस्टीट्यूशनलाइज कर सकें, उसकी संस्थापक तरीके से उसकी संस्था को सेटअप कर सकें। एक फॉर्मल स्पेशल इकोनॉमिक पार्टनरशिप भी हम लोग सेटअप कर सकते हैं। क्लोज रिलेशनशिप विद ताइवान हेल्प करती है हमारी बेटर अंडरस्टैंडिंग में चाइना की स्ट्रेटेजिक डेप्थ क्या है। क्यों? क्योंकि वो चाइना के बिल्कुल प्रॉक्सिमिटी में, प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है नज़दीकी है, प्लस लैंग्वेज के अंदर बहुत लैंग्वेज और कल्चरल टाइज बहुत है ताइवान चाइना के, तो जितना हम लोग ताइवान को समझ पाएंगे उतना ही हम चाइना को समझने में आगे बढ़ेंगे। इसलिए ताइवान को इंक्लूड करना अपने इंडिया के ट्रायंगुलर और क्वाड्रिलेटरल जो कोलिशन है जैसे कि यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ हैं, तो इंडिया की कहीं ना कहीं रीजनल सिक्योरिटी की स्ट्रेटजी के अंदर ये बहुत ही सिग्निफिकेंट साबित होगा। इंडिया को मेंटेन करना चाहिए बहुत प्रैग्मेटिक अप्रोच ताइवान के साथ, ताकि वो उसको हेल्प करे मेनलैंड चाइना के साथ उसकी रिलेशनशिप को डीलिंक करने में, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं इंडिया को बहुत फ़ायदा करेगा। अब मैंने आपको दोबारा बताता हूँ, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आने के बहुत ही कम चांसेस होते हैं, लेकिन
छोटे 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 पॉइंट जो है ना वो आप दूसरे क्वेश्चंस में ज़रूर यूज़ कर सकते हो। इकोनॉमी के ऊपर कुछ आ गया, कोविड-19 पे कुछ आ गया, चाइना के साथ कुछ आ गया, चाइना वाला कोई टॉपिक आता है उसमें ताइवान वाले को आप एक लाइन ऐड कर दो, बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। यहाँ अपने आप में बेशक इतना नहीं पड़ेगा, लेकिन दूसरे क्वेश्चन में इंडिया चाइना में आप ताइवान का एक पॉइंट ऐड कर देते हो, सडनली लगता है कि दिस पर्सन हैज़ लिटिल बिट एक्स्ट्रा नॉलेज। तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ एक बार, अगर आप लोगों को PDF डाउनलोड करने में दिक्कत आती है तो टेलीग्राम चैनल के ऊपर आप जब जाएंगे, ठीक है, लिंक के अंदर मैंने स्टार्टिंग में लिंक भी दे रखा है डिस्क्रिप्शन के अंदर, और मैंने बता दिया था कि कैसे आप चैनल को सर्च करेंगे। द मोमेंट आप टेलीग्राम चैनल पे जाते हैं, ठीक है, तो एक तो मैंने 19 जून को दोबारा से इस मैसेज को फॉरवर्ड कर दिया था, वैसे इस मैसेज को मैं कई बार फॉरवर्ड करता रहता हूँ ताकि जो बाद में लोग ऐड हुए उन सबको भी दिखाई दे जाए। प्लस में जब आप ऊपर जाते हैं तो देखो ये ना यूज़र नेम होता है चैनल का, UPSC मंथली कंपाइलेशन। अगर आपको नहीं भी मिल रहा हो तो आप इस पर क्या कहते हैं, टेलीग्राम के सर्च बार में जाइए, जो कॉमन सर्च होता है वहाँ पे जाके @UPSC मंथली कंपाइलेशन लिखेंगे, आपको वहाँ चैनल दिख जाएगा। फिर आप जब नीचे की तरफ आते हैं ना तो यहाँ फाइल सेक्शन होता है, हर टेलीग्राम ग्रुप में होता है। फाइल सेक्शन को जब आप ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो देखो ये ऊपर राइट कॉर्नर में टॉप पे देखना, ये 3 डॉट दिखाई दे रहे हैं ना आपको, ये जो 3 डॉट दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर सर्च बार बन जाएगा। अभी जब आप ऊपर को स्क्रॉल करते हो ना, ये देखो सर्च बार आ गया। अब आप इस सर्च बार में जाके लिखो, ऑल लिखोगे तो भी आ जाएगा। ये देखो ऑल मेंस प्रीवियस ईयर, ऑल सब्जेक्ट्स लिस्ट आ गया। या फिर आप मेंस लिख देते हो तो भी आ जाती है ये वाली PDF, ठीक है। मेंस लिखते तो देखो ये कि मेन सैम्पल आंसर आ गए इकोनॉमिक ज्योग्राफी के, इसको भी देख लेना खोल के, इसमें कुछ सैम्पल आंसर्स थे। UPSC ऐसे के भी जो 1977 से लेकर के बाद तक के बहुत सारे ऐसे जो प्रीवियस ईयर के थे, ठीक है। और उसके बाद GS के ये 2019 के सारे मैंने पेपर अपलोड कर रखे हैं। हालांकि ये यहाँ पर इंडिविजुअल में है, ये जो सब है ना ये इंडिविजुअल अलग अलग पेपर है, इन्हीं सब का कंपाइलेशन इस वाली PDF के अंदर है। इस वाली PDF में इन्हीं सब का कंपाइलेशन है, तो आपकी चॉइस है, आप इंडिविजुअल लेना चाहो या वैसे लेना चाहो। चैनल सर्च करने में इनको दिक्कत आ रही है, मैंने उनको बता दिया चैनल कैसे सर्च होगा, ठीक है। आई थिंक आपका ये वाला डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए।